तो आज हम डिस्कस करेंगे एक जावा का ऐसा फीचर जिसको और बाकी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी फॉलो करती हैं और करना चाहती है, और मैक्सिमम लैंग्वेजेस जो आज अभी आप नोटिस करते हो मार्केट में वो सब की सब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। तो आज विजुअली हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होना क्या अपने आप में मिस्टेक है, अगर मिस्टेक है तो वो किस टाइप की मिस्टेक है, मिस्टेक कब आती है हमारे कोड में प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज यूज़ करने पे, और जावा ने किस तरीके से प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होके उसका सॉल्यूशन दिया। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज शुरू करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि प्लेटफॉर्म क्या होता है। ज़्यादातर लोगों को डाउट होता है कि प्लेटफॉर्म मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि गलत है। प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो प्लेटफॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस हार्डवेयर, स्पेसिफिकली प्रोसेसर कंबाइंड। विंडोज़, लाइनक्स, अगर थोड़ा स्पेसिफिक बोले तो उबुंटू, उसके अलावा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटेल और एएमडी। अगर बात करें प्रोसेसर की तो दोनों के बीच में जो आर्किटेक्चर का डिफरेंस है वो बहुत वास्ट है। और अगर बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की तो ये तीनों के तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत डिफरेंट तरीके से डिज़ाइंड है। तो जस्ट अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इतनी वैरायटी होने की वजह से कोड क्यों ब्रेक करता है और उसका सोल्यूशन कैसे अचीव करा जाए। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहला काम जो आप करते हैं वो ये है कि आप कोड को लिखते हो एक फाइल के अंदर, राइट, और उसको आप सेव करते हो कुछ अपना कस्टम नेम देके .c एक्सटेंशन के साथ। इसे हम लोग कहते हैं सोर्स कोड। जब आप इस सोर्स कोड को कंपाइलर के पास भेजते हो कंपाइल होने के लिए, तो कंपाइलर तुरंत कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्स देता है पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के साथ। उस इन्फॉर्मेशन में क्या क्या होता है, कुछ लाइब्रेरीज होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, कुछ डिपेंडेंट कोड होता है जिसकी ज़रूरत पड़ती है कंपाइलर को इस पर्टिकुलर आपके सोर्स कोड को प्रोसेस करने के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम की खुद की इन्फॉर्मेशन कि वो विंडोज़ 98 है, विंडोज़ XP है, विंडोज़ 2000 है, विंडोज़ 8 है, विंडोज़ 10 है, क्या है। उसके अलावा किस टाइप का CPU नीचे लगा हुआ है, इंटेल स्ट्रक्चर है, i3 i7 है, वो क्या है। तो ये सारी कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन होती है जिसके थ्रू कंपाइलर इसको कंज्यूम करके आपके फ़ाइल को प्रोसेस करता है और देता आपको एक एग्जीक्यूटेबल फाइल। इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को हम बोलते हैं नेटिव कोड। नेटिव कोड किसके लिए, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो ये नेटिव कोड इसलिए क्योंकि ये कोड अब इस फॉर्म में आ चुका है जिसको बहुत इजीली विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकता है आपके लगाए हुए इंटेल आर्किटेक्चर के ऊपर। तो यहाँ पे जैसा लिखा रन्स डायरेक्टली ऑन OS, आपको सिर्फ इस फाइल पर डबल क्लिक कर देना है और ये फाइल को कंज्यूम कर लेगा ऑपरेटिंग सिस्टम और अंडरलाइंग आर्किटेक्चर या हार्डवेयर आर्किटेक्चर पे बहुत ईजिली उसको रन करा देगा और कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। जब ये पूरा कोड रन हो जाएगा हार्डवेयर पे तो ऑपरेटिंग सिस्टम को वापस रिस्पॉन्स के फॉर्म में मिलेगा आउटपुट जो कि प्रोसेस हुआ होगा हार्डवेयर से, राइट। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपके आउटपुट हार्डवेयर पे, आउटपुट डिवाइस पे जैसे कि मॉनिटर पे उस आउटपुट को डिस्प्ले कर देगा। तो जैसे कि आपने देखा हर चीज़ बहुत ही फ्लो में चल रही थी और बहुत ईजिली रन हो रही थी। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, प्रॉब्लम आती है जब हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करते हैं, अपडेट करते हैं या अंडरलाइंग हार्डवेयर को चेंज करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपको पता है कि टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है, अपग्रेड होता रहता है ड्यू टू सिक्योरिटी एंड अदर रीजंस। और हार्डवेयर आप कब चेंज करते हो, जब आपको पुराना हार्डवेयर किसी भी रीज़न से ख़राब हो जाता है या आपको जब नए रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा स्पीड, ज़्यादा रैम की ज़रूरत पड़ती है, तब आप हार्डवेयर को चेंज करते हो। तो चलिए देखते हैं कि जब हम हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट या अपग्रेड करते हैं तो किस टाइप की प्रॉब्लम आती है और क्यों आती है। विंडोज़ से आप स्विच कर गए उबुंटू लाइनक्स पे, राइट, और आप पेंटियम 4 से अपने CPU को अपग्रेड कर दिया आपने i7 पे। अगर आप सोचोगे कि आप सेम फाइल को इस पर डबल क्लिक करके रन कर दो ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। वो फाइल कभी भी इस पर रन नहीं होगी, बिकॉज ये फाइल जिस इंफॉर्मेशन को लेके बनी थी वो था ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन और टाइप ऑफ CPU। पिछले केस में, पहले वाले केस में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था विंडोज़ का, राइट, और हमारा जो CPU था वो इंटेल पेंटियम 4 था। बट अगर नए सिनेरियो की बात करें, ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन चेंज हो चुकी है जिसके अकॉर्डिंग ये चीज़ बनाया गया था। अगर रियल लाइफ में आप इमेजिन करो तो इसको ऐसे देखा जा सकता है कि आपने इंडियन कुजीन बनाई है किसी इंडियन कस्टमर के लिए और आपने इंडियन कस्टमर को हटा के, राइट, एक चाइनीज़ कस्टमर या एक अमेरिकन कस्टमर को ले आए और आप उसको इंडियन कुजीन खिलाने की कोशिश कर रहे हो जो पहले से बन चुकी है। तो उस केस में कोई भी फॉरेनर इंडियन कुजीन को
एक्सेप्ट नहीं करेगा। देयर इज़ अ वेरी लिटिल पॉसिबिलिटी कि कोई फॉरेनर इंडियन कुजीन को एक्सेप्ट करे या खाए, कंज्यूम करे। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में इंडियन कुजीन को कोई भी फॉरेन का बंदा कंज्यूम नहीं करेगा। तो सेम सीन यहाँ पे भी है। जो पुरानी फाइल हमारी प्री कुक्ड थी, बनी हुई थी फाइल, वो अब चेंज्ड हार्डवेयर पे कंज्यूम नहीं हो पाएगी। तो इस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम अपने सोर्स कोड को रिकम्पाइल कर दें, राइट। अगर आप रिकम्पाइल करते हो नई इन्फॉर्मेशन पे तो अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको कंपाइलर भी चेंज करना पड़ेगा। प्रीवियस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम वापस से वेबसाइट पे गए जहाँ से हमने लैंग्वेज डाउनलोड करी थी, और वहाँ से डाउनलोड करा कंपाइलर, बट इस बार विंडोज़ के लिए नहीं, बट लाइनक्स या उबुंटू के लिए। और हमने कंपाइलर को सेम सोर्स कोड फीड कराया, सेम कोड को कंपाइल करने की कोशिश करी। कंपाइलर ने रिक्वेस्ट करा ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर का इंफॉर्मेशन, इस बार लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से। लाइनक्स से अपने इंफॉर्मेशन को हार्डवेयर से रीड करा, लाइनक्स ने हार्डवेयर की सारी इंफॉर्मेशन रीड करी और रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स दिया परफेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ, और फिर से आपको एग्जीक्यूटेबल फाइल मिली। बट इस बार जो फाइल का फॉर्मेट होगा वो exe नहीं होगा, बल्कि कुछ और होगा। और जनरली लाइनक्स के केस में जो फॉर्मेट होता है वो होता है a.out। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी वो ये थी कि कंपाइलर चेंज करने के बाद भी हमें बार बार अपने कोड को चेंज करना पड़ा था, क्योंकि कोड में हमेशा कुछ लाइन ऐसी होती थी जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट होती थी, और उन पर्टिकुलर लाइन को जो कि विंडोज़ के लिए डिज़ाइंड है वो कभी भी उबुंटू पे या लाइनक्स पे नहीं चल सकती। तो हम वापस उसी प्रॉब्लम पे आ गए कि कंपाइलर दोबारा इंस्टॉल करने के बाद भी, ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट कंपाइलर इंस्टॉल करने के बाद भी हमारा कोड बहुत बार एरर थ्रो कर रहा था। इसका मतलब डेवलपर अब भी फंसा था। तो हम नेक्स्ट सिनेरियो में देखेंगे कि जावा किस तरीके से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत इजी मैनर में प्रोवाइड करता है। अब हम लोग आ चुके हैं जावा लैंग्वेज पे। तो जावा में जो भी कोड लिखा जाता है वो .java एक्सटेंशन के साथ सेव करा जाता है। अगेन हम उसको सोर्स कोड ही कहेंगे, वो एक फ़ाइल के फॉर्मेट में होगा। जब हम रिक्वेस्ट करेंगे कंपाइलर को कंपाइल करने के लिए जावा प्रोग्राम को, तो कंपाइलर इंटरैक्ट करेगा और सेम इन्फॉर्मेशन मांगेगा, बट दिस टाइम इट वोंट आस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वो मांगेगा JVM से। JVM मीन्स एक ऐसी वर्चुअल मशीन जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले लगी होगी, जो कि कोड से हर बार इंटरैक्ट करेगी ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले, बट आपके कोड को हमेशा लगेगा कि वही रियल ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। इसीलिए हम लोग इसको वर्चुअल मशीन कहते हैं। ये एक वर्चुअल मशीन है जो प्रिटेंड करती है कि मैं ही रियल ऑपरेटिंग सिस्टम हूँ, और कोड को या कंपाइलर को कभी एक्चुअली में पता नहीं चल पाता है कि बैकग्राउंड में असली ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है या असली हार्डवेयर कौन सा है। ये इन्फॉर्मेशन वापस ट्रैवल करके जाएगी कंपाइलर के पास, और इस बार जो कंपाइलर आपको देगा वो है बाइट कोड। नाउ नेटिव कोड और बाइट कोड में डिफरेंस ये होता है कि नेटिव कोड होता है रेडी टू कंज्यूम, लेकिन जो बाइट कोड होता है वो होता है प्री प्रोसेस्ड या पार्शियली प्रोसेस्ड कोड। इसका मतलब ये अभी भी डायरेक्टली रन नहीं हो सकता है, और इसको रन करने का काम करेगा कौन? JVM अपने अंदर कंज्यूम करने के बाद। इसका मतलब अभी भी ये रेडी टू रन कोड नहीं है अगर आप इसको कंपेयर करो ऑपरेटिंग सिस्टम से। ये ऑपरेटिंग सिस्टम पर डायरेक्टली रन नहीं हो सकता है। तो अगर हम जनरल वे में बात करें तो पिछली बार तो हमें डायरेक्टली एक रनेबल कोड मिल रहा था, बट इस बार तो हमें इंटरमीडिएट कोड मिल रहा है, वो रनेबल कोड है ही नहीं। तो क्या बाइट कोड के मिलने का कोई एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है? वो एडवांटेज हम चेक कर पाएंगे जब हम सिनेरियो को फिर से चेंज करेंगे, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर को चेंज करने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या डेवलपर को कोई प्रॉब्लम होती है, क्या हमारा कोड रन कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो क्या होगा जब हम सेम हमारे इंटरमीडिएट कोड को कोशिश करेंगे रन करने की लाइनक्स पे, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे और किसी भी अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम पे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अंडरलाइंग हार्डवेयर आर्किटेक्चर, राइट। उस केस में अगर हम कोशिश करते हैं इस पर्टिकुलर बाइट कोड को रन करने की, तो हमें चेंज ये करना पड़ेगा कि हमें JVM जो है वो लाइनक्स का इंस्टॉल करना पड़ेगा लाइनक्स के केस में। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का JVM, और किसी भी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में हमें चाहिए है उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम का JVM। अगर आप सोचोगे कि कंपाइलर भी पिछले केस में हम चेंज कर रहे थे और JVM भी हम इस केस में चेंज कर रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि कंपाइलर जब आप चेंज करते थे तो आपको फाइल बार बार रिकम्पाइल करना पड़ता था, लेकिन अगर आप JVM चेंज करते हो तो आपकी फ़ाइल ऑलरेडी
कंपाइल्ड है, इसका मतलब एक बार सोर्स कोड कंपाइल हो चुकी सही तरीके से, सही सिंटैक्स और सिमेंटिक्स को फॉलो करते हुए जावा के, तो आपको दोबारा से रिकम्पाइल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर रिकम्पाइल करने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो 1000 लाइन पिछले केस में नेटिव लाइन होने की वजह से एरर थ्रो कर रहा था, वो केस यहाँ पे कभी भी नहीं मिलेगा। बिकॉज अगर यहाँ पे पिछले केस में अगर कंपेयर करें इसको पिछले केस से, तो हमें 1000 एरर मिल रहे थे C++ के केस में, लेकिन क्या जावा के केस में भी हमें 1000 एरर मिलेगा? द आंसर इज़ नो। वाई? बिकॉज जो भी नेटिव लाइन होगी उसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो क्या चेंज कहाँ पे होगा? JVM अपने आप को मॉडिफाई करके आपके ओरिजिनल सोर्स कोड और नए हार्डवेयर या नए ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से खुद को कंपैटिबल कर लेता है। इसका मतलब ये है कि कोडर को कभी भी कोड को चेंज नहीं करना पड़ेगा, JVM ऑटोमेटिकली चेंजेस को एडजस्ट कर लेगा। तो पहली चीज़ जो हम लोग ने नोटिस करी वो ये है कि एक बार सही सोर्स कोड का कंपाइलेशन होने के बाद जावा में दोबारा कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब नेटिव लाइंस की वजह से एरर आने की कोई भी गुंजाइश नहीं होगी, उसको डील करने के लिए JVM खुद को एडजस्ट कर लेगा। दूसरी चीज़, आप सेम कोड को रन कर सकते हो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे, मल्टीपल हार्डवेयर आर्किटेक्चर पे। इसका मतलब आप हो गए हो मल्टीपल प्लेटफॉर्म एनेबल्ड या कंपैटिबल। इसका मतलब ये है कि आपका कोड जो विंडोज़ पे काम कर रहा है वो लिनक्स पे भी आराम से काम करेगा, वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करेगा, और वो एंड्रॉयड पे भी काम करेगा, वो iOS पे भी काम करेगा। बस आपको करना क्या है कि वेबसाइट पे जाना है ओरेकल की, और वहाँ से आपको स्पेसिफिक JVM इंस्टॉल कर लेना है। मिमिक आर्टिस्ट की जो खासियत होती है वो ये होती है कि वो किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस को इमिटेट कर सकता है, इसीलिए हम लोग उसे कहते हैं वर्चुअल या फेक आर्टिस्ट कंपेयर टू ओरिजिनल वन। JVM भी कुछ ऐसे ही है, वो अपने आप को चेंज करता है लेकिन कोड को कभी भी नहीं पता चलने देता कि जो अंडरलाइन आर्किटेक्चर है वो चेंज हो गया है। इसकी वजह से कंपाइलर और डेवलपर दोनों ही फ्रीली काम करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है जो आपने नोटिस नहीं करा वो ये है कि क्यों बाइट कोड एक इंटरमीडिएट कोड कहलाता है और एग्जीक्यूटिबल कोड नहीं कहलाता? क्यों ये डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन नहीं हो सकता है? तो क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजिली मैनर में समझा जा सकता है कि जब कंपाइलर इंटरैक्ट करता है विंडोज़ से तो उसकी इन्फॉर्मेशन यूज़ करता है और नेटिव एक्सटेंशन में कन्वर्ट कर देता है आपके कोड को, जो कि है एग्जीक्यूटिबल मतलब .exe। जब सेम कंपाइलर इंटरैक्ट करता है लाइनक्स से तो लाइनक्स की इन्फॉर्मेशन यूज़ करता है और आपके कोड को चेंज कर देता है नेटिव फाइल में जो है .out या .bin लाइनक्स के केस में। लेकिन जब आप JVM इंस्टॉल कर देते हो या जावा लैंग्वेज पे काम करते हो तो कंपाइलर कभी भी डायरेक्टली किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरैक्ट नहीं कर पाता। कंपाइलर इंटरैक्ट करता है JVM से, JVM उसको एडवाइस देता है बाइट कोड में चेंज करने के लिए, बिकॉज कंपाइलर को लगता है यही असली ऑपरेटिंग सिस्टम है। और डायरेक्टली कम्युनिकेट करने के बजाय JVM कंपाइलर के बिहाफ में सारी इन्फॉर्मेशन को अपने पास रखता है और JVM बात करता है असली आर्किटेक्चर से, असली ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर से, इसका मतलब असली प्लेटफॉर्म से। बट ये चीज़, ये इन्फॉर्मेशन कंपाइलर तक नहीं जाने देता और कंपाइलर को फोर्स करता है कोड को बाइट कोड में या .class में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस तरीके से जावा कंपाइलर से निकली हुई हर फाइल .class में होती है और इंटरमीडिएट होती है और कभी भी डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन नहीं कर सकती। तो अब आप जान चुके हो, चाहे आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करो, चाहे आप अपना हार्डवेयर अपग्रेड करो या कोई भी डिफरेंट आर्किटेक्चर पे काम करो, आपको ज़रूरत होती है सिर्फ JVM इंस्टॉल करने की। JVM इंस्टॉल करने के लिए वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। JVM का साइज़ होता है हार्डली 200 से 300 MB के बीच में, जिसको इंस्टॉल करने में मुश्किल से आपको 2 मिनट लगेगा। ऑल यू नीड टू डू इज़ क्लिक नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू।